हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो तलपट से रिलेटेड रहेगा स्टूडेंट। तो आज आप तलपट के बारे में जानेंगे कि तलपट होता क्या है और इसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तलपट क्या होता है, तलपट के बारे में। ठीक है, तो तलपट क्या होता है? खाता बही में खोले गए खातों की ऋणी और धनी पक्ष के जोड़ को बाकियां निकालने के एक विशेष सूची बनाई जाती है जिसे तलपट कहते हैं। तो इसका कहने का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? ये कहना चाहता है कि जो खाते हम बनाते हैं ना खाता बही में, लेजर में, तो उसमें हम ऋणी और धनी दोनों पक्ष दिखाते हैं। ठीक है, और जो दोनों पक्ष हम निकालते हैं ऋणी और धनी का, उसमें कुछ शेष रह जाते हैं। उस शेष की बाकियों को निकालने के लिए हमें एक सूची बनानी पड़ती है जिसे हम क्या कहते हैं? तलपट कहते हैं। तो ये आप सभी को समझ में आया। उसके बाद में हम जानेंगे कि तलपट से आशय और परिभाषा, प्रारूप, उद्देश्य, लाभ क्या होते हैं। तो तलपट के बारे में आपने सबसे पहले मैंने एक सिंपल तरीके से आपको बताया, तलपट वो होता है जो खाता बही से रिलेटेड शेष निकाल करके जो बाद में बनाया जाता है। ठीक है, तो उसे हम तलपट कहते हैं। तो तलपट से आशय दोहरा लेखा प्रणाली के नियमानुसार सर्वप्रथम समस्त व्यापारिक लेन देनों के संबंध में जर्नल लेखे किए जाते हैं। इसके पश्चात खाता बही में आवश्यक खाते खोले जाते हैं तथा इन्हें बंद करके खातों के शेष अर्थात ऋणी एवं धनी बाकियां निकाली जाती हैं। तो ऋणी और धनी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था, जहां पर हम खाता बही में लेजर अलग अलग बनाते हैं उन खाता बही को हम ऋणी और धनी दोनों में बाकियां निकालते हैं। तो वो जो शेष निकलता है उसके बाद हम एक तलपट निकालते हैं। तो तलपट उसे कहा जाता है। ठीक है, बाकियों की शेष निकालने को। इस प्रकार तैयार किए गए खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच करने के उद्देश्य से तथा यह जानने के लिए कि खाता बही में खतौनी शुद्ध एवं सही हो गई है अथवा नहीं, एक निश्चित तिथि को विभिन्न खातों के योग अर्थात यानी कि सेवाओं के जो शेष निकलते हैं, शेष द्वारा सूची या विवरण पत्र तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तलपट या परिशा सूची कहा जाता है। तो जो तलपट या परिशा सूची कहा जाएगा, स्टूडेंट क्वेश्चन जैसे हमारे यहाँ पे बन के आ जाता है कि तलपट को दूसरा हम क्या कहते हैं, तो तलपट को दूसरा हम क्या कहते हैं? परिशा सूची। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे ऑप्शन टाइप बन के आते हैं। और स्टूडेंट मोस्टली ऐसा ही होगा कि हर बार हमारा जो एग्जाम प्रिपरेशन जो तैयारी कर रहे हैं, इस बार जो हम तैयारी कर रहे हैं वो ऑप्शन टाइप करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपका ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन ही आए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पूरा डीपली पढ़ें और वीडियो को कंटिन्यू देखें जितना भी हो सके। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो ये तलपट अच्छे से नहीं समझ में आने वाला है। तो इसलिए आज जो मैं पैटर्न बता रही हूँ किस तरीके से एग्जाम पैटर्न बनेगा। ठीक है, और ये अगर आप एग्जाम में इस तरीके से, अगर मैं जैसे समझा रही हूँ, आप इस तरीके से बना करके भी लिख कर आ गए, मान ले कि आपका लेंथी क्वेश्चन आ रहा है लिखने वाला, स्कूल में एग्जाम हो रहे हैं, तो आप इस तरीके से लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि साधारणतः यह समझा जाता है कि तलपट के दोनों पक्षों का योग मिल जाता है। तो जब तलपट के दोनों पक्षों का योग मिलता है तो खाता बही में खतौनी अथवा तैयार किए गए खाते शुद्ध हैं। तो तलपट को कच्चा आंकड़ा भी कहा जाता है। तो तलपट को क्या क्या कहा जाता है स्टूडेंट? परिशा सूची, कच्चा आंकड़ा, ठीक है, और तीसरा खुद तलपट होता ही है। तो आपने ये जाना। फिर उसके बाद में स्टूडेंट हम तलपट का प्रारूप भी जानेंगे कि तलपट का प्रारूप किस तरीके से होता है। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मेट देख रहे होंगे स्टूडेंट, तलपट हमारा जैसे यहाँ पर दे रखा है तलपट 31 मार्च 2010। तो स्टूडेंट जो ये डेट दे रखी है, जरूरी नहीं है कि आप आगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं वो यही डेट डले। आपके क्वेश्चन में जो डेट डली होगी आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस किस चीज़ की जरूरत होती है? खातों के नाम यानी कि नेम ऑफ द लेजर अकाउंट, फिर खाता प्रश्न संख्या, लेजर, फिर धनराशि ऋणी और धनराशि धनी, तो अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर आपने देखा तो कितने कॉलम हुए स्टूडेंट? यहाँ पर 4 कॉलम्स हुए। तो 1 2 3 4, तो 4 कॉलम यहाँ पर दे रखे हैं और लास्ट में स्टूडेंट हम क्या करते हैं? टोटल करते हैं। तो ये चीज आपने जानी। उसी के साथ में हम स्टूडेंट आगे ये भी बताएंगे कि जो तलपट की विशेष सामग्री होती है वो किस तरीके से होती है। तो स्टूडेंट ये तलपट की सामग्री है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच किस तरीके से की जाती है। लेकिन उससे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी तलपट की सामग्री है जो मैंने अभी ऊपर दिखाई है वो यही है। ठीक है, यानी कि जो मैंने फॉर्मेट में बताई थी। तो फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट हमारा क्या दे रखा है, ये चीजें दे रखी है, मैंने इन सबके नाम बताए थे। तो यही हमारी विशेष सामग्री भी रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या प्रिपरेशन करेंगे? तलपट बनाने के उद्देश्य या लाभ रहेगा स्टूडेंट। खातों की गणित संबंधित शुद्धता की जांच यदि तलपट में करेंगे तो हमारी तभी तलपट का आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, तो
आंसर निकालने के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों का योग देखना पड़ता है, और दोनों का योग निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि गणित संबंधी शुद्धता जो है हमारी, उसकी जांच हो गई है या नहीं हो गई है। ठीक है, अब गणित संबंधी क्यों है, क्योंकि जो हमारी जो धनराशि है हम केवल उसी का ही टोटल करके देखते हैं तलपट में, तभी उसका आंसर करेक्ट आता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ जानी। उसके बाद में खातों के शेष का ज्ञान, तो खातों के शेष का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि खातों का शेष ऋणी और धनी दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो तलपट का आंसर नहीं आएगा। अंतिम खाते तैयार करने के लिए तलपट का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए तो चालू वर्ष में तलपट की राशियों से गत वर्ष की तलपट की राशियों की तुलना करके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये भी बन के आ जाता है कि तलपट बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, यदि वो उद्देश्य नहीं देता तो वो लाभ दे देगा, तो दोनों का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट एक ही होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट बन के आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे स्टूडेंट क्या दे रखा है, तलपट के खानों का स्पष्टीकरण। तो खानों का स्पष्टीकरण किस तरीके से करेंगे, जैसे नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है खातों के नाम। तलपट इस प्रथम कॉलम में खाता बही में खोले गए खातों के नाम से लिखे जाते हैं। यह कॉलम तलपट के अन्य कॉलमों की अपेक्षा सबसे बड़ा होता है। खाता पृष्ठ संख्या, खाता बही के खाते को तलपट के प्रथम कॉलम में लिखने के बाद पश्चात, यानी कि खाता बही उस खाते की पृष्ठ संख्या को इस द्वितीय कॉलम के अंतर्गत लिखते हैं। धनराशि ऋणी, इस कॉलम के अंतर्गत खाते के ऋणी शेष या योग धनराशि में लिखी जाती है, किसकी, धनराशि की। और इसी तरीके से धनराशि कॉलम, तो ये मैंने आपको स्पष्टीकरण फिर दोबारा से कराया है क्योंकि स्पष्टीकरण स्टूडेंट पूछ ही लेते हैं। ठीक है, जब हम कोई तलपट का प्रारूप बनाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट तलपट बनाने की रीतियाँ भी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है दोनों पक्षों के योग द्वारा। तो इसके अनुसार तलपट में सब खातों के डेबिट और क्रेडिट पक्षों का योग लिखा जाता है। तलपट के योग में डेबिट पक्ष में क्रेडिट योग और क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों में देखेंगे, क्रेडिट पक्ष भी देखेंगे, क्रेडिट को तो क्रेडिट में लिखेंगे और डेबिट को डेबिट में लिखेंगे। तो इन तलपट का योग जनरल के योग के बराबर होता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे दे रखा है स्टूडेंट खाता बही के शेष बाकी द्वारा। तो खाता बही के शेष आप दोनों साइड से देखेंगे कि किस साइड हमारा कम है और किस साइड ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा करके हम इसका आंसर लिखते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा खातों के योग तथा शेष दोनों के द्वारा निकाला जाता है, डेबिट और क्रेडिट को देख करके। तो इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक दे रखा है, यानी कि ये जो नोट दे रखा है तलपट बनाने की रीतियों में, तो यह दे रखा है जब खाता बही देनदारों और लेनदारों की खातों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो प्रत्येक लेनदार और लेनदार खातों को अलग अलग तलपट में लिखना संभव नहीं होता। तो उसके बाद में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ तलपट बनाने से पहले लेनदारों और देनदारों की बात की गई है एक सूची बनाने के लिए, तो उसमें हम लेनदार और देनदार की लिखकर कुछ क्रम से सूचियाँ का योग लिख देते हैं। तो जो सूचियाँ लिखते हैं वो किस लिए लिखते हैं, तलपट का योग बराबर करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो नोट है ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप अच्छे से देखें कि यहाँ पर जो देनदार और लेनदार की बात की जा रही है, यहाँ पर संख्या अधिक होने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये हर क्वेश्चन में, जैसे कि मैं अब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें ये हर चीज में ये क्वेश्चन इस टाइप के नहीं करने हैं कि आपको लेनदार हर क्वेश्चन में लिखेंगे और देनदार हर क्वेश्चन में लिखेंगे, कि जब तक ये ना लिखा जाए कि इसका आंसर करेक्ट ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है कि तलपट में लेनदार और देनदारों को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, तलपट बनाने की विधियाँ भी होती है हमारी बहुत सारी, तो बहुत सारी क्या हमारी ओनली 3 विधि होती है, तो 3 विधि हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हमारी योग विधि हो गई। यहाँ पर योग विधि क्या होती है, यह विधि अत्यंत सरल होती है। इस विधि के अनुसार सर्वप्रथम प्रत्येक खाते के दोनों पक्षों का योग कर लिया जाता है, फिर सभी खातों को ऋणी पक्ष के योग तलपट के ऋणी पक्ष और धनी पक्ष के योग के तलपट के धनी पक्ष में लिख दिया जाता है। तो यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग मिल जाता है, यह मान लिया जाता है कि खातों के गणितीय संबंधी अशुद्धि जो नहीं है, इस विधि में तलपट का योग जनरल के योग के बराबर होता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब हम किसी क्वेश्चन की जनरल एंट्री बनाते हैं न्यूमेरिकल करने पर, यानी कि तो हमें क्या करना होता है, जो हम खाते बनाते हैं तो ये तलपट हमारा इस तरीके से होगा। अगर हमारा जनरल एंट्रीज हम बनाएंगे उसका जो टोटल रहेगा सेम इसका भी टोटल वही रहने वाला है। ठीक है, इससे अब अगर अलग हुआ तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद में स्टूडेंट देख लेते हैं उसकी योग विधि के कुछ गुण भी होते हैं। ये एक सरल विधि होती है क्योंकि इस खाते के शेष निकालने की आवश्यकता नहीं होती। यदि तलपट का योग जनरल के योग से मिल जाता है तो ये मान लिया जाता है कि तलपट शुद्ध है। फिर उसके बाद में स्टूडेंट ये योग विधि के दोष, इस विधि के प्रमुख दोष निम्नलिखित है। खातों की संख्या अधिक होने पर
उनकी रक में बड़ी बड़ी होने का योग लगाने में कठिनाई होती है। फिर सेकंड नंबर पे अंतिम खाते बनाने के लिए प्रत्येक खाते का शेष निकालना भी आवश्यक होता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारी शेष विधि आती है। तो इस विधि के अनुसार तलपट बनाने के लिए सर्वप्रथम खाता बही के समस्त खातों के योग करके शेष ज्ञात कर लिया जाता है। यदि किसी खाते के ऋणी पक्ष में धनी पक्ष का योग अधिक होता है, ध्यान रखिएगा, फिर से बता रही हूँ, ऋणी पक्ष का योग धनी पक्ष के योग से अधिक होता है, तब उस खाते का शेष ऋणी शेष कहलाता है। ठीक है, तो उस ऋणी तलपट के ऋणी पक्ष की ओर लिखा जाता है। इसके विपरीत यदि किसी खाते के धनी पक्ष का योग ऋणी पक्ष के योग से अधिक होता है, तब उस खाते का शेष धनी शेष कहलाता है और तलपट के धनी पक्ष की ओर लिखते हैं। जिन खातों के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है उन्हें छोड़ दिया जाता है, अंत में दोनों पक्षों का योग कर लिया जाता है, जो कि समान होता है। सामान्यतः यह विधि अधिक प्रचलन में है क्योंकि इसमें धनराशियों का योग करने का कार्य तो सरल होता है, साथ ही अंतिम खाते बनाने में भी सहायता मिलती है। तो स्टूडेंट ये आपने देखा, इसकी गुण और पद्धति और देख लेते हैं। इसकी गुण क्या होते हैं स्टूडेंट? यह विधि अत्यंत सरल है। तो यह विधि अत्यंत सरल कैसे है? क्योंकि खातों के जो शेष हम निकालते हैं ना, तो उसमें जो छोटी छोटी रकमें होती हैं उनका योग हम करते हैं। ठीक है, जिसमें हमें समय और श्रम बचाने की दोनों की बचत हो जाती है। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट क्या दे रखा है? खातों के शेषों से ही अंतिम खाते बनाए जाते हैं, अतः व्यापारी अधिकांशतः इस विधि का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में पद्धति के दोष। इस विधि के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। खातों का आकार बड़ा होने की दशा में, जैसे कि खातों के शेष निकालने की अधिक समय लग जाता है। सेकंड नंबर पे तलपट का योग जनरल के योग से नहीं मिलता, अतः खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करने में कठिनाई होती है। फिर ये कह सकते हैं कि तलपट का योग न मिलने की दशा में वह अशुद्धि ज्ञात करने में कठिनाई होती है। तो स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। कैसे पूछ लिया जाता है कि जैसे कि शेष विधि है, योग विधि है, ये दोनों विधि कैसे निकाली जाती है, योग विधि कैसे निकाली जाती है, शेष विधि कैसे निकाली जाती है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल से आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हम इसकी प्रिपरेशन के लिए आज ये वीडियो दे रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से अच्छे से समझ करके समझिएगा और इसके साथ ही आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं अगर आप नोट बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारा योग और शेष विधि दे रखा होता है। यदि विधि पहली और दूसरी विधि का मिश्रण है, अर्थात इस विधि में प्रत्येक खाते के दोनों पक्षों का योग शेषों को लेकर सम्मिलित तलपट बनाया जाता है, तो इस प्रकार के तलपट का न तो कोई विशेष प्रयोग होता है और न ही कोई विशेष लाभ। तो इसके अतिरिक्त समय एवं श्रम दोनों की दृष्टि से यह विधि शेष नहीं मानी जाती, अतः इस विधि का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। क्यों किया जाता है इस विधि का योग? क्योंकि इसमें स्टूडेंट ये होता है कि जो हम तलपट बनाते हैं मोस्टली इसका आंसर नहीं आ पाता है, तो हम इसमें एक खाता बनाते हैं जो कि हमारा उच्चंत खाता होता है। तो जो योग और शेष विधि होते हैं इन दोनों को हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद भी अगर यदि हमारा आंसर नहीं आता है तो एक प्रॉब्लम हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है कि इसका आंसर आए कैसे। तो हम योग एवं शेष विधि को बनाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारा क्या दे रखा है? जैसे कि यहाँ पर दे रखा है समान धनराशि वाले खातों को छोड़कर अन्य खातों के योग द्वारा। कैसे होता है स्टूडेंट? ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? यह विधि भी पहली विधि के ही समान होते हैं, अंतर केवल यह है कि जिन खातों के ऋणी और धनी पक्ष का योग बराबर होता है उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया जाता है तथा बाद में शेष बचे अन्य खातों के योग के तलपट द्वारा बनाया जाता है। तो ऐसे तलपट के योग रोजनामचे के योग से भिन्न होता है। तलपट बनाने की इस विधि का कोई भी विशेष महत्व नहीं है, अतः इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है। उसके बाद में स्टूडेंट तलपट बनाने का सर्वोत्तम विधि क्या होती है? तो स्टूडेंट ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि सर्वोत्तम विधि क्या होती है। ये ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन बनकर भी आता है और साथ ही स्टूडेंट ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसे हमें पूरी विधि बताएगा कि हमारी तलपट की विधियाँ क्या होती हैं। तो इस तलपट के विधि के बीच में आपका ये तलपट बनाने की सर्वोत्तम विधि भी आती है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनकर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। चलिए तलपट बनाने की सर्वोत्तम विधि को जान लेते हैं कि ये क्या है। तलपट बनाने के लिए उपयुक्त चारों विधियां शेष विधि की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई विधि बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हम शेष निकालते हैं वो किस तरीके से निकाला जाता है, और यह विधि सबसे अधिक लोकप्रिय एवं व्यावहारिक भी होती है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा सरल होती है और
इसके द्वारा अंतिम खाते बनाने का कार्य भी सरल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ये चीज़ जानी कि तलपट क्या होता है, तलपट के बारे में। उसके बाद एक लास्ट विधि और जान लेते हैं, अगर यहाँ पर है तो हम यहाँ पर लास्ट विधि भी दिखाते हैं आपको। तो विधि के बारे में तो नहीं बता रखा, लेकिन यहाँ पर खातों के शेषों से तलपट बनाने से संबंधित विधि आपके यहाँ पर दे रखी है। यदि समस्त संपत्तियों का शेष ऋणी शेष निकाला जाता है तो स्टूडेंट, मैंने आपको संपत्ति बताई थी। संपत्ति क्या होती है, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, औजार, प्राप्य विपत्र, देनदार, हाथ में रोकड़, बैंक में रोकड़, स्टॉक, आहरण, ये सब हमारी तलपट विधि होती है जो कि हमारे ऋणी पक्ष में आती है। समस्त दायित्वों के शेष धनी शेष भी होते हैं स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है समस्त दायित्वों के शेष कौन से होते हैं, वो धनी शेष होते हैं। ठीक है, पूंजी, ऋण और देय विपत्र, बैंक, अधिविकत, संचय एवं कोष इसमें होता है। इसके बाद में अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो क्रय और विक्रय वापसी का शेष ऋणी शेष होता है, इसका तलपट की ऋणी पक्ष में लिखा जाता है। उसके बाद में विक्रय एवं विक्रय वापसी का शेष धनी शेष होता है, इसको तलपट की धनी पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, जैसे कि हम यहाँ पे जान लेते हैं, लास्ट पॉइंट नहीं है, सेकंड लास्ट है। तो सेकंड लास्ट में हमारा व्यापार के समस्त व्यय और हानियों से संबंधित खातों के शेष ऋणी होते हैं। तो ऋणी जो होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, समस्त व्यय के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चों की बात की जा रही है, हानि की बात की जा रही है। तो ये खाते जो होते हैं वो हमारे कहाँ पर आते हैं, टू साइड आते हैं। ठीक है, और टू साइड आने वाले क्या कहलाते हैं, हमारे डेबिट पक्ष कहलाते हैं। तो कौन कौन से आएंगे, वेतन, मजदूरी, किराया, भाड़ा, ढुलाई, डाक व्यय, छपाई, मरम्मत, अशुद्ध ऋण, पूंजी पर ब्याज, दे छूट, दे ब्याज, दे कमीशन, बीमा, विज्ञापन, कर या टैक्सी, स्टेशनरी, ये सारे हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, हमारे खर्चे होते हैं, हमारी हानि होती है। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में स्टूडेंट हमारा 6 वाला पॉइंट है, व्यापार में होने वाले लाभ और आय से खातों का संबंधी शेष धनी शेष निकालना। तो स्टूडेंट जितने भी हमें लाभ होता है, जो भी हमें इनकम होती है, जो भी हमें प्राप्त चीज़ हो रही है, तो वो हमारे कहाँ पर आता है स्टूडेंट, बाई साइड हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दे दिया जाता है, प्राप्त छूट, प्राप्त कमीशन, प्राप्त ब्याज, प्राप्त किराया आदि, इन सबको हम तलपट के धनी शेष में दिखाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट तलपट से प्रभावित होने वाली अशुद्धियां, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनकर के आता है एक तरीके से हमारे एग्जाम में। तो हम किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, तो सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ ह्यूमर क्या जानना है, हमें ये जानना जरूरी होता है कि हमारा आता क्या है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या आता है, योग संबंधी अशुद्धि। यदि अगर हमारा योग अशुद्धि में आ रहा है तो हमें करना क्या है, तो यदि तलपट के दोनों पक्षों को धनराशि का योग लगाने में कोई अशुद्धि हो जाती है तो तलपट का योग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो किसी खाते का न लिखा जाना, यदि किसी खाते में कोई खाता नहीं बना हुआ है तो तलपट बनाने में लिखने से रह जाता है। ठीक है, खातों के योग और शेष निकालने की अशुद्धियाँ। तो स्टूडेंट मैं आपसे इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सब बताने से पहले कि हम ये वो चीज़ें हैं, वो टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर कराए जा रहे हैं। इन टॉपिक को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये तलपट का आंसर नहीं आने देते हैं। ठीक है, यही रीज़न है जिनका आंसर तलपट में नहीं आता है, शायद ये गलती से हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन, सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम आगे वाली वीडियो में आपको कराने वाले हैं, वो आपको ध्यान से समझने होंगे और इसे समझने के लिए आपको ये टॉपिक भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या था स्टूडेंट, जैसे कि मैं सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, किसी खाते का न लिखा जाना। यदि खाता बही में कोई खाता बना हुआ है तो यह तलपट लिखने से रह जाता है, तो तलपट का योग नहीं मिलेगा। खातों का योग या शेष निकालने की अशुद्धि, यदि खाता बही में खातों के योग या शेष निकालने की कोई अशुद्धि होती है तो तलपट का योग तब भी नहीं मिलेगा। उसके बाद में धनराशि का गलत पक्ष में लिखा जाना, यदि आप गलत पक्ष में लिख देंगे, डेबिट को क्रेडिट में, क्रेडिट को डेबिट में लिख देंगे, तब भी इसका आंसर नहीं आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट धनराशि का गलत लिखा जाना, मान लिया कि आपको 100 बोला है तो 100 की जगह पर आपने 10 लिख दिया, या फिर 1000 बोला है 1000 की जगह पर आपने कुछ और लिख दिया। तो यदि आप नंबर ही गलत लिख देंगे, अमाउंट ही गलत डाल देंगे, तो आपका धन तलपट का आंसर नहीं आने वाला। विपरीत पक्ष में खतौनी करना, हमेशा याद रखिएगा लेजर अकाउंट में जब हम लेजर बनाते हैं तो ठीक उसका विपरीत जब हम तलपट बनाते हैं उसका ठीक अपोजिट आता है। तो 2 वाला हमारा बाई में, बाई वाला 2 में पहुंच जाता है शेष निकालने की विधि के अनुसार। तो किसी एक खाते में अशुद्ध प्रविष्टियां हो जाना, तो स्टूडेंट किसी एक खाते में अशुद्धि किस तरीके से होती है, अगर एक साइड का आंसर आ रहा है, एक साइड का नहीं आ रहा है, तो हो सकता है हमने कहीं ना कहीं गलती की हो तलपट बनाने में। उसके बाद में किसी एक खाते का खतौनी न किया जाना, अगर आप लेजर बनाते समय एक अकाउंट छोड़ देते हैं तो आपका तलपट का आंसर नहीं आएगा। 9 में क्या दे रखा है, योग का अगले पृष्ठ पर ले जाना। यदि अगले पृष्ठ पर ले जाना है तो क्या होता है हमारा,
अगले प्रश्न की संख्या हमारी रह जाती है, हो सकता है कि हमारा आंसर उससे ना आए। ठीक है, रोकड़ बही अन्य सहायक बही का शेष लिखने में रह जाना। तो स्टूडेंट कैसे लिखने में शेष रह जाता है, मान ले कि हम कोई आंसर लिख रहे हैं, हम शेष नहीं लिख पा रहे हैं, तो यहाँ पर यदि रोकड़ बही व अन्य किसी सहायक बही का शेष तलपट से लिखने से रह जाता है, तब भी तलपट का आंसर नहीं आता है। तो स्टूडेंट आपने जाना कि तलपट का आंसर क्यों नहीं आता है। तो ये सारे 10 रीजन है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, यदि आप ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आपका हेल्प भी करेगा क्वेश्चन को करने में। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट एक लास्ट टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुद्ध ढूंढने के लिए उपाय के लिए क्या करना होता है। यदि हमारा तलपट का आंसर नहीं आता है तो हमें करना क्या है, एक उचंत खाता बनाना है। उस उचंत खाता बनाने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि अशुद्धियों को ढूंढने का उपाय किस तरीके से होता है। तो स्टूडेंट तलपट का योग की जांच, सर्वप्रथम तलपट के दोनों पक्षों को धनराशि को पुनः जोड़ना चाहिए। यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग ठीक नहीं है तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का योग का अंतर धनराशि को अलग लिख लेना चाहिए। उसके बाद में स्टूडेंट क्या करेंगे, अंतर के बराबर रकम खोजना। अब बराबर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि इस अंतर को लिखने के बाद में यह देखना चाहिए कि अंतर के बराबर की कोई राशि खाता बही से तलपट में लिखे जाने से तो नहीं रह गई है। उसके बाद में अंतर की आधी रकम खोजना। अब अंतर की आधी रकम कैसे खोजेंगे स्टूडेंट, जैसे कि दोनों पक्षों के योग के अंतर राशि आधा करके यह देखना चाहिए कि तलपट के गलत पक्ष में तो नहीं रह गई है। उसके बाद में अंतर के 9वें भाग के बराबर राशि जोड़ना। अब 9वें भाग में बराबर राशि जोड़ेंगे कैसे, अंतर का 1/9 करना चाहिए। हो सकता है कि धनराशि लिखते समय भूल से शून्य बढ़ गया हो या फिर शून्य कम हो गया हो। तो स्टूडेंट यदि आप तलपट बना रहे हैं तो ये फॉर्मूला जरूर यूज करना, 1/9 जरूर करके देखना। ठीक है, शायद हो सकता है आपका आंसर यहाँ पर आ जाए। तो यदि शून्य बढ़ गया है तो राशि 10 गुनी हो गई है, यानी 10 गुनी हो गई है, और शून्य घट गया है तो 1/10 यानी कि घट गया है। तो इस प्रकार अंकों का परिवर्तन होता रहता है। तो 21 के स्थान पर 12, और ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, अंतर 9 से आवश्यक विभाजित करें, यानी कि डिवाइड करें। उसके बाद में स्टूडेंट खातों की राशि को तलपट से मिलान करना, खातों की जांच करना, प्रारंभिक शेषों की जांच करना, उचंत खाता खोलना। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो उचंत खाता मैंने आपको जैसे कि बताया, उचंत खाता वो खाते होते हैं जब हमारा आंसर नहीं आता तलपट का, तो तब हमें एक उचंत खाता बनाना होता है। तो ये उचंत खाता मैं आपको बताऊंगी जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कराऊंगी, तो उचंत खाता किस तरीके से होता है। लेकिन इसके बारे में मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पर। यदि अशुद्धि ढूंढने के लिए समस्त उपायों का प्रयोग करने के बाद तलपट का योग नहीं मिलता है तो इस अंतर का कुछ समय उचंत खाते में लिख दिया जाता है। तो इस उचंत खाते की राशि तलपट के उस खाने में लिख दी जाती है जो योग कम है। ठीक है, तो कम है और उसकी अमाउंट जब आप लिखोगे तो किस नाम से लिखोगे, सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखोगे, क्योंकि सस्पेंस इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उचंत खाता बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सस्पेंस बोलते हैं और हिंदी में हमारा क्या हो जाता है, उचंत खाता। तो स्टूडेंट ये थी हमारा आज की वीडियो। अगर आपने इसे कंटिन्यू देखा, समझा, अगर आपको समझ में आए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।